मैं सार साहब। मैं अहमदुल्ला। आप दे रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो जो है प्रशांत सर की वीडियो है। इंडिया के जो इलेक्शन हुए हैं उस पर जारी बात है, इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं तो उस पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अपना रिजल्ट भी आ रहे हैं, इंडिया में भी रिजल्ट आ रहे हैं। उसके लिहाज से वीडियो इलेक्शन रिजल्ट है। PM मोदी इटली विल PM मोदी बी एबल दोबारा आई थिंक एबल टू गो एज PM ऑफ इंडिया। दोबारा क्या बनने जा रहा है तो मुझे लगता है ऑफकोर्स यकीनन। तो फिर भी देखते हैं इस पर वीडियो प्रशांत साहब की क्या इस पर आया, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के ठीक बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट होने हैं, क्या PM मोदी उनको अटेंड कर पाएंगे ना। यहां पर आप देख पाओगे आज के समय पूरे भारत में हो रहे हैं इलेक्शंस। 19 अप्रैल से ये शुरू हुए थे, 1 जून तक वोटिंग चलेगी। जो रिजल्ट है इन इलेक्शंस का ये हमको पता लगेगा 4 जून 2024 को। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही ये रिजल्ट सामने आएगा ना, उसके कुछ ही दिनों बाद G7 समिट है। और पिछले कई G7 समिट्स में आपने नोटिस किया होगा कि रेगुलरली इंडिया को इनवाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इंडिया एक G7 कंट्री नहीं है, मगर तब भी आप अगर देखो तो 2019 में जब G7 समिट हुआ फ्रांस में, इंडिया इनवाइटेड था। 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड PM मोदी नहीं जा पाए ऑब्वियसली। 2021 में इंडिया को इनवाइट किया गया, 22 में और 23 में भी जापान में जब G7 समिट हुआ तो भारत को इनवाइट किया गया था। नाउ जो 2024 का G7 समिट है ये होस्ट कर रहा है इटली। नाउ इटली की प्राइम मिनिस्टर ने PM मोदी को फोन किया और इनको कहा कि आप बिल्कुल आइए G7 समिट को अटेंड करिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे PM मोदी ने इसके बारे में ट्वीट करी कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इनको फोन किया। PM मोदी ने इटली के लिबरेशन डे के लिए कांग्रेचुलेट किया इटली की प्राइम मिनिस्टर को और ये कहा कि थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द G7 समिट इन जून। नाउ अब इसको लेकर ना इंडिया में एक डिस्कशन हुआ। कई न्यूज चैनल्स ने ऐसी वीडियो कर दी अपलोड जहां पर यह लिखा है कि जॉर्जिया मेलोनी को कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि PM मोदी वापस इलेक्शन जीतकर इंडिया के PM बन जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो ये इनवाइट है ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही आ गया है। तो कई लोग देखो भारत में ये कह रहे हैं कि जो ये इनवाइट था ये परहैप्स इलेक्शन रिजल्ट के बाद भेजना चाहिए था कि पता लग जाए कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद कौन सी पार्टी पावर में आएगी, क्या होगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने आता है, अगर करंट रूलिंग कोलिशन को NDA को मेजॉरिटी नहीं मिली, कुछ और हो जाता है, मान लीजिए कोई और कोलिशन पावर में आ जाता है या फिर हंग पार्लियामेंट हो जाता है, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही, उस केस में क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में क्या हुआ था, यह जानना काफी इंटरेस्टिंग है। 2014 में जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, पता लग गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के PM बनेंगे, बीजेपी को काफी प्रचंड बहुमत मिल गया था। उसके बाद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी। यहां पे आप देख पाओगे ये 2014 का आर्टिकल है, डेट यहां पे आप देख पाओगे मई 17 आपको दिख जाएगी। तो मनमोहन सिंह रिजाइंस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ना उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि आपने रिजाइन कर दिया, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं, मगर जब तक नई सरकार फॉर्म नहीं होती, नया कैबिनेट फॉर्म नहीं होता, तब तक आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिएगा। और मनमोहन सिंह जी तब तक के लिए, जब तक PM मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 26 मई 2024 को नहीं हुआ, तब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी यही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोदी जी को कहेंगे कि कुछ समय के लिए जब तक नई सरकार नहीं बनती आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिए, और उस केस में एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर PM मोदी हो सकता है कि इटली जाए। ये ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूं जब NDA को मेजॉरिटी नहीं मिलती। अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाती है तब ऑब्वियसली ये कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, PM मोदी आराम से एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिर से जाएंगे G7 समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। और इस बार इटली का जो G7 समिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कई टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ईरान इजराइल का जो टॉपिक है ये भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यूक्रेन रशिया का टॉपिक फिर से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देखना होगा कि इंडिया डिक्लेरेशन में क्या कहता है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, चाइना का जो सरकारी मीडिया है और चाइना की जो सरकार है वो बार बार G7 कंट्रीज को ताने देती है।
इनका ये कहना है कि G7 कहेगा G7 पावरलेस है। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने ये ट्वीट करी। ऐसी ट्वीट जब मैं देखता हूं तो काफी आश्चर्य होता है कि चाइना इंडिया के बारे में इतनी अच्छी बात कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो 5 हैं, ये अकेले ट्वाइस एज मच कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी को जितना पूरा G7 कंट्रीब्यूट करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यहां पे आप देख पाएंगे ब्रिक्स वर्सेस G7 कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 से लेकर 2019 का टाइम यहां पे दिखा रहे हैं। और नीचे यहां पर यह लिखा है कि इंडिया और चाइना अकेले जो मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है वो इंडिया चाइना ही संभालने वाले हैं। यहां पे आप देख पाओगे ब्रिक्स 43.3% पर और G7 सिर्फ 20% पर। रीजन आप सबको पता है कि जो G7 कंट्रीज हैं इतना जरा ग्रो कर नहीं रही, बीच में कई G7 कंट्रीज तो रिसेशन में भी चली गई थी। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह आती है कि इंडिया अगर ब्रिक्स से शिफ्ट हो जाता है G7 में तो पूरा गणित बदल जाता है। सडनली G7 की जो रेलेवेंस है ये बढ़ जाती है। और इस बात को आप समझ पाओगे कि क्यों G7 में इंडिया को कंसिस्टेंटली इनवाइट किया जाता है। इंडिया को अगर ये ना इनवाइट करे ना तो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से G7 बहुत ज्यादा खोखला लगता है कि इनके पास कोई पावर ही नहीं है। आज के समय इनका यूज क्या है? तो इंडिया की प्रेजेंस मात्र ही G7 को चाहिए और इसलिए चाइना इस बात को लेकर काफी नर्वस है कि इंडिया इन द फ्यूचर ऑफिशियली G7 को ज्वाइन ना कर ले, G7 का G8 ना बन जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो सडनली आप देखोगे G8 की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया समझना शुरू कर देगी। और चाइना को जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक तरफ तो ये G7 को ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को ब्रिक्स में ऐड करना चाहते हैं। तो अगेन ये ट्वीट देखने में अच्छी लगती है, मगर इस ट्वीट के पीछे चाइना की बहुत ज्यादा जो नर्वसनेस है ये छुपी है। तो जून का महीना देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इलेक्शन रिजल्ट सामने आएंगे और साथ ही साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट्स करने वाले हैं। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इटली में इस बार G7 समिट होगा ये कौन सा एडिशन होने वाला है? 20th, 10th, 50th या फिर 100th? कमेंट सेक्शन में करिए इसका आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। हैवी डिस्काउंट शुरू हो चुका है स्टडी IQ के हर कोर्स पे। जी हाँ, हर कोर्स पे। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टडी IQ का जो P2I कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, मेरे जहन में नहीं था, मुझे लगा कि शायद इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं उसका रिजल्ट आया है या आ रहा है। मेरे माइंड में ये था, इसलिए मैंने वीडियो को ये देखा। अगर मेरे जहन में मुझे नहीं पता था कि इंडिया में इतने लंबे इलेक्शन चलते हैं। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, कमोबेश समझ लें कि अप्रैल के 11-12 दिन, अप्रैल मई पूरा, और समझ लें कि सवा महीना, तो मतलब सवा महीना इंडिया का। हमारे तो एक दिन में ही सारे हो जाते हैं, एक दिन में। हाँ, रिजल्ट्स में 2-3 दिन लग जाते हैं, अदरवाइज इलेक्शन तो एक दिन में ही हो जाते हैं। हमारे रिजल्ट्स में भी 1-2 दिन ना लगे अगर धांधली ना करनी हो तो, क्योंकि हमारा छोटा सा देश है। हमारे ज़्यादा कितने 10-12 करोड़ वोटर्स हो गए, तो इंडिया के अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स हैं। 100 करोड़ तो कन्फर्म है ना, तो आई थिंक मुझे 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ कहाँ 10-12 करोड़, 10 गुना ज़्यादा है। तो सच बात है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा आती हैं। तो मेरे लिहाज से फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा दौरानिया इंडिया के जो है ना इलेक्शन का, बहुत ज़्यादा जाती ना यार। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरह एक दिन में तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इसमें क्या मुश्किल है? नहीं, आप बताएं कि क्या है? मतलब 100 करोड़ लोगों ने जब एक ही साथ एक दिन में कैसे हो इतनी, मुझे लगता है कि इतना अभी तक इससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 100 करोड़ आवाम को से थोड़ी होती है। चलो 100 करोड़ ने नाम भी डाला है, कमो बेश 80-90 करोड़ तो लोग वोट करेंगे ना, टर्न आउट। अच्छा देखिए, चलो ये तो कहलाता वैसे है ना, जो भी जितने दिन भी चल रहा है बहुत लंबा है, सवा महीना 40 दिन। बात ये है कि नेक्स्ट टाइम आने वाला कौन है, क्योंकि हमें तो लगता है कि टीम होती है, लेकिन
हमने काफ़ी वीडियो देखी हैं, वीडियोस की हैं, उस पर रिएक्ट किया है, जिसमें लोग और पार्टीज को, जिस तरह कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी जो है उसको, ये इस तरह की और भी जो पार्टी हैं उनको भी फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। पीएम मोदी के भी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों के भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब कि मुकाबला जो है ना बड़ा टफ होने वाला है, बड़ा सख्त मुकाबला होगा कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वो कौन होता है। पीएम मोदी होते हैं, राहुल गांधी होता है, या कोई और? राहुल गांधी का चांस नहीं ना। नहीं, बीजेपी नंबर 1 पे है इंडिया में और सेकंड पर भाई कांग्रेस है। अगर पीएम मोदी के खिलाफ सारी पार्टी जिस तरह इकट्ठी इंडिया अलायंस बना था, मेरे ख्याल में वो टूट भी चुका है आई थिंक। हाँ, इंडियन अलायंस बना था, सारी पार्टी इकट्ठी भी हो जाना, अगर सारी पार्टी का वोटर्स इकट्ठा किया जाए, मुझे लगता है फिर भी पीएम मोदी जीत जाएंगे, ऑब्वियसली जीत जाएंगे यार। इतना मुश्किल नहीं है पीएम मोदी के लिए अब जीतना। क्यों? उनकी काबिलियत, उनका काम, उनकी सलाहियत और उनके दौरानिया के अंदर इंडिया का आगे ग्रो करना। अब देखें, चाइना जैसा कंट्री भी उनकी मतलब सामने तारीफें कर रहा है, उन पर आर्टिकल छाप रहा है, इंडिया ग्रोथ पर बात कर रहा है कि इंडिया अगर ब्रिक्स से शिफ्ट होता है G7 की तरफ तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और ये सच है कि अगर इंडिया शिफ्ट होता है G7 से ब्रिक्स से G7 की तरफ, तो नेक्स्ट जो फिर बड़ा एक ब्लॉक बन जाएगा वो फिर G7 होगा। हाँ बिल्कुल इस तरह ही है, ठीक है ना। तो और ये भी बात मानने वाली है कि एशिया के दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, एक चौथी बड़ी इकॉनमी और एक दूसरी बड़ी इकॉनमी। वो एशिया में तीसरे नंबर पर कौन? पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया है, जापान और जर्मनी है। हाँ, जापान और जर्मनी है। इंडिया आई थिंक मुझे 5वें नंबर पर, सॉरी हम भूल गए। जापान भी एशिया, जर्मनी यूरोप में पड़ता, यानी कि 3 टॉप 5 में 3 एशिया कंट्री हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े एजाज़ की भी बात है हमारे एशिया के लोगों के लिए। ये भी सच है कि जिस पलड़े में इंडिया जाएगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि वो भी ग्रो कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ जो ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो इंडिया का है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से मैं जब से बैठा ना चैनल पर रिएक्शन पर, तब से मैं तो यही सोच रहा हूँ हर मरतबा इंडिया ही टॉप पर होता है पिछले 2-3 साल से। इसके पीछे का बैकग्राउंड में नहीं पता, हो सकता है 2014 के बाद से ही इंडिया टॉप पर रहा हो। अच्छा देखें कि ये बात जो है ना ठीक है, लेकिन मैं अगर दिली तौर पर देखा जाए ना कि पीएम मोदी को पीएम इंडिया होना चाहिए, इंडिया का पीएम होना चाहिए, क्योंकि इनके वाकई जो इनका टाइम पीरियड था इसमें, इस दौरानिए में इंडिया वाकई बहुत ज़्यादा ग्रोथ ने किया और मजीद करता जा रहा है। इज्जत बड़ी है इंडिया, वाकई बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी है। मनमोहन सिंह थे या उससे पहले जितने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो अलग अंदाज के थे। पीएम मोदी का जो लेवल है वो अपना ही है, उनका अपना अंदाज है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इनसे अच्छे भी जो है ना मतलब कि उनमें क्वालिटीज हो सकती हैं पीएम की, इनसे और भी पूरी यूथ 140 करोड़ अवाम है, ये नहीं कि पीएम मोदी। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी ये माइंड ये काम करता है कि पीएम मोदी इस वक्त उनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया होना चाहिए। इसके आपकी क्या राय, या आप जो होना चाहिए? इंडिया के लोग हम ज्यादा समझदार हैं, आप वोटर हैं उनके, या आप जो कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किसकी राय में, राहुल गांधी दूसरी पार्टी या बीजेपी को आप वोट देंगे या आप दे रहे हैं? चले जी, खैर मेरे नज़दीक भी पीएम मोदी ही जीतेंगे और उनको ही जीतना चाहिए। और जिस तरह चाइना आज तारीफें कर रहा है, पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है, उसके बाद जो इटली का दौरा है, तो जाहिर बात है हो सकता है कि अगर बहाम पैदा हुआ, अगर कन्फ्यूजन हुई, डिलीजन हुआ, कुछ भी पैदा हुआ, तो पीएम मोदी हो सकता है केयर टेकर पीएम के तौर पर भी इटली का दौरा कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पीएम मोदी। ये तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा दिल मानता है कि नेक्स्ट पीएम मोदी। दोस्तों आपका क्या दिल मानता है? पीएम मोदी जीतेंगे? मुझे 95% यकीन है पीएम मोदी। अच्छा, इस वक्त दिल में पता ना मैं इंडिया का रहने वाला हूँ ना कुछ, दिल ये नहीं मान रहा कि कोई और पीएम मोदी की जगह हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि पीएम मोदी की जगह कोई और आके ले ले, राहुल गांधी या दूसरे कोई। पीएम मोदी को पीएम होना चाहिए, उनको ये सूट करती है, ये उनका जो पद है ये ठीक है पीएम मोदी के लिए। मिलता नहीं वीडियो में साथ।
गॉड ब्लेस यू।